हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और मीनिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये टॉपिक अगर हम देखें तो चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या एमएड कर रहे हैं, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो स्पेशल एजुकेटर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपने पहली बार ही सुनी होगी और वो बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इसलिए बात करते हैं आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। बौद्धिक अक्षमता एक ऐसा प्रलय है जिसे व्यक्त करना आसान नहीं है। तो इन्होंने बताया कि जो बौद्धिक अक्षमता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो एक ऐसा प्रलय है जिसे व्यक्त करना सरल नहीं है। इसको डिफ़ाइन करना इतना आसान नहीं है। वास्तव में प्राचीन काल से ही बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों को बौद्धिक विकलांग, मंदबुद्धि इत्यादि नामों से पुकारा गया है। आप सभी भी जानते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग से ही देखें तो इन लोगों को मंदबुद्धि, पागल और पुराने जन्मों का पाप, ये सब टैग देके पुकारा जाता था। और अगर हम आपसे बौद्धिक अक्षमता के इतिहास की चर्चा करें तो आप पाएंगे कि यूरोप में 16वीं शताब्दी को हम पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे चेंजेज हुए थे जिससे हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो 16वीं शताब्दी से बौद्धिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ। तो देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम होना स्टार्ट हुआ था ऐसे बौद्धिक विकलांग पर्सन पे, तो वो 16वीं शताब्दी में आके हुआ था। वहाँ उसके बाद फिर जो सन 1547 है, इसमें इंग्लैंड में बेडलम नामक बौद्धिक चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। तो जो ये बेडलम चिकित्सालय था, इसकी स्थापना सबसे पहली बार 1547 में इंग्लैंड में की गई थी और इसका नाम रखा गया था बौद्धिक चिकित्सालय। धीरे धीरे जैसे जैसे 20वीं शताब्दी तक आने लगे, उस टाइम पे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों इत्यादि ने यह जान लिया कि बौद्धिक अक्षमता भी अन्य शारीरिक व्याधियों की तरह एक रोग या दशा है। तो जैसे जैसे हम 20वीं शताब्दी तक आए तो 20वीं शताब्दी जो भी उस टाइम के मनोवैज्ञानिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सभी ने मान लिया था कि जो बौद्धिक अक्षमता है ये अन्य बीमारियों, अन्य विकलांगताओं की तरह ये भी एक मतलब रोग है, कि ये एक अवस्था है। तो अवस्था बोल सकते हैं हम इसको। तो सभी ने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके आगे अगर हम देखें तो पूर्व में लोग बौद्धिक अक्षमता को बौद्धिक रुग्णता, जिसको हम मेंटल इलनेस बोल सकते हैं, तो इसको हिंदी में रुग्णता बोलते हैं, के रूप में ही जानते थे। जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो मेंटल डिसेबिलिटी है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और मेंटल इलनेस है, हम पहले जो इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे, एमआर के नाम से। तो जो मेंटल रिटार्डेशन बोल सकते हो, मेंटल डिसेबिलिटी बोल सकते हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोल सकते हो, इसको और मेंटल इलनेस को, इनको एक ही माना जाता था। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा और इस चीज़ पे काम होने लगा, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, तो वैसे वैसे हमें पता चला कि जो मेंटल रिटार्डेशन है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो, और जो मेंटल इलनेस है वो दोनों अलग हैं। तो अब इन दोनों को अलग अलग देखा जाने लगा। पर जब पूर्व की अगर बात करें तो दोनों को एक ही रूप में मानते थे। परंतु धीरे धीरे बौद्धिक अक्षमता का क्षेत्र बहुत व्यापक होता चला गया। तो जो बौद्धिक अक्षमता है उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता चला गया। अमेरिका में 1876 में सेंगुइन के द्वारा, जो सेंगुइन है, इनके द्वारा एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर एडियाटिक एंड फैक्बल की स्थापना की गई। तो जिसका उद्देश्य बौद्धिक रूप से विक्षिप्त एवं कम बुद्धि वाले व्यक्तियों की चिकित्सा एवं सेवा में कार्यरत डॉक्टरों, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को एक छत के नीचे लाकर इस क्षेत्र का विकास करना था। तो जो भी विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे थे, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, चिकित्सक हो, कितने भी मतलब जितने भी स्टाफ काम कर रहे थे चिकित्सा के क्षेत्र में जो विकलांग व्यक्तियों को लेके, तो उनको इन्होंने ये संस्था इसीलिए बनाई थी कि इस संस्था के थ्रू ये एक छत के नीचे सबको लाएं और उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करें। यह संस्था धीरे धीरे कई नामों के रूप में, जैसे आपने सुना है AAMR,
मतलब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, इसको नाम चेंज करके अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी बोला गया। उसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन बोला गया। और वर्तमान में जो प्रचलित है तो इस संस्था का नाम अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। तो वर्तमान में इसको AAIDD के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। भारतवर्ष में भी सन 2016 में पारित RPWD एक्ट में मानसिक मंदता का नामकरण बौद्धिक अक्षमता के रूप में किया गया है। तो जो भारत का सबसे न्यू डॉक्यूमेंट है पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेके, तो विकलांग व्यक्तियों को लेके जो सबसे नया डॉक्यूमेंट है हमारा RPWD एक्ट जो 2016 में आया था, तो उसमें जो मानसिक मंदता, पहले हम मेंटल रिटार्डेशन टर्म का यूज करते थे, MR टर्म का यूज करते थे, तो उसकी जगह अब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बौद्धिक अक्षमता टर्म का यूज करने लगे हैं। तो ये जब से RPWD एक्ट आया 2016, तो तब से इसका नया नामकरण रखा गया है और इस मानसिक मंदता को बौद्धिक अक्षमता के रूप में हम जानने लगे हैं। और इसके अंतर्गत हमने 2 डिसेबिलिटी को और रखा, जिसको हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इन दोनों को भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो बौद्धिक अक्षमता का अर्थ सबसे पहले बताया गया कि बौद्धिक अक्षमता एक दशा है, मतलब ये एक अवस्था है। हम प्रारंभ से ही इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बौद्धिक अक्षमता कोई बीमारी या रोग नहीं है। जैसे हमने मेंटल इलनेस की बात की थी, जहाँ पे हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो वो क्या है, वो एक बीमारी है, वो एक रोग है। परंतु जो ये बौद्धिक अक्षमता है, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसको हम एक कंडीशन मानते हैं, एक अवस्था मानते हैं। ये एक अवस्था है, इसकी कोई औषधि नहीं है, इसकी कोई भी दवा नहीं है कि इसे केवल शीघ्र ही पहचान करके इसकी रोकथाम के उपायों को अपनाया जाना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर हम मेंटल इलनेस की बात करें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसकी औषधियाँ भी हैं, दवाइयाँ हैं उसकी, तो दवाइयों के थ्रू मेंटल इलनेस को हम ठीक कर सकते हैं। पर वहीं पे अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम ठीक नहीं कर सकते और इसकी कोई भी दवाइयाँ पॉसिबल नहीं है अभी तक भी। इसमें हम सिर्फ सुधार कर सकते हैं। ये एक अवस्था है, कंडीशन है, जिसका हम शीघ्र ही पहचान करके और रोकथाम के उपायों को अपना के इसका सुधार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें, यह दशा विकासात्मक काल में दिखाई पड़ती है, जो कि विकासात्मक काल होता है कि कंसेप्शन से 18 ईयर तक का, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति का ज़्यादातर डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो ये उसी समय पे दिखाई देती है। यहाँ विकासात्मक काल से अभिप्राय गर्भधारण, मतलब जब हम कंसेप्शन पीरियड होता है किसी का भी, गर्भधारण की अवस्था से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था से है, तो इस समय के अंदर इनका पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया कि इस काल में ये दिखाई पड़ती है। तो बौद्धिक अक्षमता को अगर हम देखें कि 18 वर्ष तक ही ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देती है। उसके बाद जैसे ही बच्चा कोई बड़ा हो जाता है, 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है उसकी उम्र, तो उस टाइम पे जाके बहुत कम चांस है कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो। ये 18 वर्ष तक ही ज़्यादा संभावनाएँ पाई जाती हैं कि 18 वर्ष तक बच्चे में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण हो सकता है। बौद्धिक अक्षमता में बौद्धिक क्षमता एवं अनुकूलित व्यवहार में कमी होती है। तो जो बौद्धिक अक्षमता है उसमें बौद्धिक क्षमता मतलब बुद्धिलब्धि IQ, अगर हम बात करें यहाँ पे IQ की, तो यहाँ IQ और साथ में अनुकूलित व्यवहार, मतलब जो हम बिहेवियर अडेप्टेशन की बात करते हैं तो इनमें अनुकूलित व्यवहार की कमी पाई जाती है और साथ में IQ की कमी पाई जाती है। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का आकलन मात्रात्मक रूप से उसकी बुद्धिलब्धि के आधार पर किया जाता है। यहाँ पे मात्रात्मक रूप का मतलब है कि IQ की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसका जो भी रिजल्ट आता है कि जैसे 90 है IQ, 100 है, तो ये कैसे है, मात्रात्मक रूप में है। तो मात्रात्मक रूप में हम बुद्धिलब्धि का आकलन करते हैं और उसके आधार पर ही हम किसी भी बच्चे की बौद्धिक क्षमता को डिसाइड करते हैं। विभिन्न बुद्धिलब्धि परीक्षणों ने 90 से 110 बुद्धि लब्धि की परास मतलब रेंज को औसत माना है। जो 90 से 110 की बुद्धि लब्धि है, इसको
एवरेज माना जाता है कि अगर 90 से 110 के बीच में किसी का IQ है तो वो एवरेज है, और जिसका 90 से कम है तो उसको सामान्य से कम माना जाता है, और जिसका 110 से अधिक है तो उसको अधिक माना जाता है। तो 90 से कम वालों को हम फिर कैटेगराइजेशन करने लगते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के हिसाब से, और 110 से ऊपर को जीनियस मानने लगते हैं। बौद्धिक अक्षम बच्चों में IQ की यह प्रास मतलब रेंज 20 से कम एवं 70 तक पाई जाती है। मतलब 20 से 70 के बीच में हम कैटेगराइजेशन करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। हम आगे आपको ये भी क्लासिफिकेशन भी बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, तो उस टाइम पे हम इस चीज़ को करेंगे। बुद्धिलब्धि के साथ साथ विशेष अपने आयु वर्ग के अनुरूप सामाजिक वातावरण में विभिन्न व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो सामाजिक व्यवहार भी उसका बढ़ने लगता है कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने लगता है, उनके साथ वातावरण में समायोजन करने लगता है। पर जैसे हम इनको बौद्धिक विकलांग पर्सन को देखेंगे तो इनमें इस चीज़ की कमी पाई जाती है। जैसे कि वातावरण में विभिन्न व्यवहारों का प्रदर्शन करता है जिसे अनुकूलित व्यवहार की संज्ञा दी गई है। कोई भी सामान्य पर्सन होगा तो उसको उसमें अनुकूलित व्यवहार मिलेंगे, और जैसे इसमें बताया गया कि भूख लगने पे खाना मांगना अथवा बनाना, और रुपए पैसे का लेन देन करना, और सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग करना इत्यादि। तो जो बौद्धिक विकलांग व्यक्ति होगा तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाएगा। उसको जो भी व्यवहार हैं, जो सामाजिक वातावरण है और विभिन्न प्रकार के व्यवहार हैं, तो वो उसमें इन चीज़ों की कमी पाई जाती है। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के अनुकूलित व्यवहार में कमी उनके विभिन्न कौशलों यथा दैनिक जीवन के कार्य, सोच, स्नान, कंघी करना, वस्त्र पहनना आदि घरेलू सामाजिक कार्यों, भाषाई क्षेत्रों, पठन पाठन, मुद्रा विनिमय, धन का लेन देन, व्यावसायिक कौशलों आदि में दिखाई पड़ती है। तो इन सब चीज़ों में कमी दिखाई पड़ती है। जो भी बौद्धिक अक्षम व्यक्ति होगा उसमें अनुकूलित व्यवहार में तो कमी मिलेगी, साथ ही साथ जो इनकी डेली लिविंग एक्टिविटी होती है जिसको हम ADL बोलते हैं, एक्टिविटी इन डेली लिविंग, तो उनमें भी कमी मिलती है। जैसे सोच करना, स्नान, कंघी करना, वस्त्र पहनना, और जितने भी घरेलू सामाजिक कार्य है, भाषाई क्षेत्र है, बोलने में, सुनने में, पठन पाठन है, मुद्रा विनिमय है, धन का लेन देन और व्यावसायिक कौशल है, इन सब में भी कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि बौद्धिक जो विकलांगता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है और मीनिंग क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक था ये, और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही बातें मेन है कि अगर कोई भी हमें बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्ति का पता लगाना है तो सबसे पहले उसका IQ चेक करेंगे हम, IQ के हिसाब से पता लगेगा, और दूसरा कि सामाजिक व्यवहारों में कमी है या पूर्ण है। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं, और आप उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और आपसे हमें थोड़े से और सहयोग की ज़रूरत है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पर अब हमें काम करना है वॉच टाइम के ऊपर। तो हमारा बहुत कम वॉच टाइम रह रहा है कि चैनल को मोनेटाइज होने में। जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे, और ये उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं या B.Ed कर रहे हैं, M.Ed कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा अच्छा है ये कि जो स्पेशल एजुकेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि कंटेंट की कितनी कमी है। तो आप सबका अगर सहयोग मिलेगा तो हम आपको पूर्ण रूप से कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे और एक एक चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जितना जल्दी आप हमारे चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं उतना जल्दी फिर हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे, और बिल्कुल एक एक फैक्ट के साथ, फैक्चुअल चीज़ों पे बात करेंगे हम आपके साथ, और आपकी पूरा जो स्पेसिफिक सब्जेक्टिव पेपर होता है हमारा, सब्जेक्ट रिलेटेड जो पार्ट B होता है, तो वो पूरे का पूरा हम अपने YouTube चैनल पे वो भी बिल्कुल फ्री में करवाएंगे। और एक और खुशखबरी है, वो आपको बहुत जल्द बताने वाला हूँ कि आपके साथ हम जुड़ने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर चुके हैं, और हमने अपना सेटअप लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो वो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर किया जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है, क्या क्या चीज़ें हमने की हैं नई ऐड। तो जैसे ही आप हमारा चैनल मोनेटाइज करवा देते हैं तो तुरंत हम आपके लिए लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपको बिल्कुल एक कंटेंट मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा किसी भी पेपर में।
तो ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।